हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे सीपीपी नंबर 14। तो इसमें कह रहा है फर्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। कि अगर अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है तो उससे रिलेटेड क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम्स आने लग जाएंगी। तो वो क्या है कि इट वुड लीड टू एब्सोल्यूट स्कैरसिटी, कमी होने लग जाएगी इवन जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जैसे फूड, शेल्टर, क्लोथ, इन सब चीज़ों की भी कमी होने लग जाएगी। और ओवरऑल ये पॉवर्टी भी इंक्रीज होने लग जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा, तो जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हैं वो भी अफेक्ट होंगी। तो ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं, फूड, शेल्टर, क्लोथ वगैरह, उनमें भी कमी होने लग जाएगी और ओवरऑल पॉवर्टी इंक्रीज होने लग जाएगी, या जो एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो भी कम होने लग जाएंगी, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगा। तो ये प्रॉब्लम्स है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होने की। सेकंड कह रहे हैं डिस्क्राइब करो लैक्टेशनल एमेनेरिया मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल। तो एमेनेरिया क्या मतलब होता है? अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। और कौन से टाइम पे? लैक्टेशन वाले टाइम पे, कि जब मदर मिल्क फीडिंग करा रही है बच्चे को, तो वो टाइम पीरियड में मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या रहती है? अब्सेंट रहती है, ओवुलेशन उस टाइम पे नहीं होता। तो वो कैसे एज ए बर्थ कंट्रोल मेथड यूज होता है? तो लैक्टेशनल एमेनेरिया रेफर टू अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटेंस लैक्टेशन की फॉलोइंग पार्चुरेशन। डिलीवरी के बाद मदर मिल्क फीड कराती है, तो जितने टाइम तक वो बच्चे को मिल्क फीडिंग कराएगी उस टाइम तक प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा रहेगा, और वो प्रोलैक्टिन किसको कम रखेगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल को स्टार्ट नहीं होने देगा। तो इट इज़ बिकॉज ओवल्यूशन एंड अदर इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल डू नॉट अकर ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो ओवल्यूशन ही नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन का चांस भी नहीं होगा। तो ये एक नेचुरल कॉन्ट्रसेप्टिव की तरह काम करता है लैक्टेशनल एमेनेरिया। थर्ड करें मेंशन करो एनी 4 पॉसिबल इल इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। कि वैसे तो कॉन्ट्रासेप्टिव जो हम यूज़ कर रहे हैं तो वो तो अगेंस्ट दी नेचुरल प्रोसेस के यूज़ कर रहे हैं, प्रेगनेंसी वगैरह, फर्टिलाइजेशन, ये सारे नेचुरल इवेंट्स हैं, तो उनको रोकने के लिए यूज़ कर रहे हैं, तो उनके क्या भी आएंगे? साइड इफेक्ट आएंगे। तो बेसिक साइड इफेक्ट क्या है? नोजिया हो जाएगा, एब्डोमिनल पेन, ब्रेक थ्रू ब्लीडिंग, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, ये सब हो सकता है, और इवन कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्स में। तो ये सारे उनके इल इफेक्ट्स हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट हैं। फिर कह रहा है वट आर वाई आर एम टी पी कैरिड आउट्स। एम टी पी क्यों करते हैं? तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्यों करते हैं? दे आर परफॉर्म टू रिमूव अनवांटेड प्रेगनेंसीज। उनको अनवांटेड प्रेगनेंसी उनको रिमूव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। बट वो अनवांटेड प्रेगनेंसी के रीज़न क्या है, कोज क्या है? कि वैन प्रेगनेंसी अकर ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, की प्रोटेक्शन वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, तो उस केस में अगर प्रेगनेंसी हो जाए, या फेलियर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज ड्यूरिंग क्वाइटस, कि फेल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज किया था लेकिन वो काम नहीं किया, फेल हो गया, या रेप्स वाला केस है, उस केस में भी एमटीपी कर सकते हैं। फिर आल्सो इसेंशियल व्हेन कंटिन्यूएशन और प्रेगनेंसी विल बी हार्मफुल टू द मदर और फीटस। कि अगर ओवरऑल वो प्रेगनेंसी हार्मफुल है मदर के लिए भी, फीटस के लिए भी, तो उस केस में भी एमटीपी करा सकते हैं। फिर फिफ्थ कह रहा है वट आर एस टी डी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और राइट द 2 अदर नेम्स गिवन टू एस टी डीज। तो एस टी डीज क्या है? डिजीज और इन्फेक्शन विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो ऐसे ट्रांसफ़र होती हो। और उनका अदर नेम क्या है एस टी डीज के? कि उनको क्या भी बोलते हैं? विनीरियल डिजीजेज या रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शंस भी बोलते हैं उनको। फिर कह रहा है व्हाट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, और व्हाट आर द कंडीशन व्हेन इट बिकम नेसेसरी, और किन कंडीशंस में इसका यूज़ होता है। तो पहले तो ये पढ़ना आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो इंसेमिनेशन क्या? कि इंसेमिनेशन मतलब ट्रांसफ़र करना है स्पर्म का इनटू द वेजाइना या फिर इनटू द यूट्रस के अंदर। आर्टिफिशियली कर लें, यानी कि पहले वो क्या कर लेंगे? कलेक्ट कर लेंगे, और फिर वो आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करा देंगे या तो वेजाइना में या यूट्रस में। तो अगर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन रेफर टू ट्रांसफर ऑफ सीमेन कलेक्टेड फ्रॉम या तो हस्बैंड से या फिर मेल डोनर से, और कहाँ ट्रांसफ़र कराना? इनटू द वेजाइना और इनटू द यूट्रस ऑफ द फीमेल। और अगर नॉर्मल इंसेमिनेशन में वेजाइना में कराते हैं, लेकिन इसमें कहाँ भी ट्रांसफ़र करा सकते हैं सीमेन का डायरेक्टली इनटू यूट्रस, तो क्या बोला जाएगा? इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI। अब है व्हाट आर द कंडीशंस, क्यों किन कंडीशन में नेसेसरी है? तो क्या कंडीशन है कि नेसेसरी व्हेन मेल पार्टनर इज अनेबल टू इंसेमिनेट द फीमेल, कि मेल पार्टनर इंसेमिनेशन नहीं कर पा रहा। या सेकंड काउंट नंबर पॉइंट क्या है कि अगर स्पर्म काउंट जो है मेल इंडिविजुअल में वो क्या है? लो है, और उसकी मोटिलिटी पावर भी कम है, तो उस केस में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कराना पड़ता है। फिर सेवन्थ कह रहा है मेंशन द अर्ली सिम्टम्स ऑफ STD। उनके अर्ली सिम्टम्स क्या रहते हैं अर्ली स्टेज पे? तो क्या ईचिंग होने लग जाएगी, फ्लूइडी डिस्चार्ज, लाइट पेन, स्वेलिंग जेनाइटल रीजन्स में, तो ये इसके अर्ली सिम्टम्स रहते हैं इन सब के। फिर डिस्क्राइब द टेक्निक दैट कैन हेल्प ए हेल्दी मैरिड वुमेन हु इज अनेबल टू प्रोड्यूस वाइबल ओवा बट वांट टू बियर ए चाइल्ड। कि हेल्दी मैरिड वुमेन को के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे हु इज़ अनेबल टू प्रोड्यूस वाइबल ओवा,
जो खुद ओवम नहीं बना सकती, यानी कि गैमेट नहीं बना पा रही, यानी कि कौन सा पार्ट काम नहीं कर रहा, फंक्शनल नहीं है, ओवरी। बट फेलोपियन ट्यूब है, यूट्रस है, वो नॉर्मल है, यानी कि उसके अंदर फेलोपियन ट्यूब सही है, तो फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है और इम्प्लांटेशन भी हो सकता है, यूट्रस सही है तो इस केस में बस क्या करो, बाहर से किसी डोनर से क्या कलेक्ट करके लेके आना है, गैमेट, और वो गैमेट इसके इंट्रोड्यूस कर देंगे फेलोपियन ट्यूब में, तो फिर स्पर्म आएगा तो फ्यूज़ करके इम्प्लांटेशन हो सकता है। बस वो खुद गैमेट प्रोड्यूस नहीं कर सकती, तो वो किसी से अनदर वुमेन से कैरी करते हैं। तो इसमें कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र, कि गैमेट कलेक्ट करेंगे और वो कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, फेलोपियन ट्यूब में, क्योंकि बस वो वाइबल ओवाई प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, यानी कि ओवरी काम नहीं कर रही, बट फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस तो नॉर्मल है। तो गैमेट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र करेंगे, कैरिड आउट, और क्या करेंगे इसमें, इन दिस मेथड एन ओवम कलेक्टेड फ्रॉम ए डोनर इज ट्रांसमिटेड इनटू द फेलोपियन ट्यूब ऑफ अनदर वुमेन हु कैन नॉट प्रोड्यूस वाइबल, जो ओवा नहीं बना पा रही तो उसके वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, और बट शी कैन प्रोवाइड सुटेबल एनवायरनमेंट फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ द फीटस, क्योंकि फेलोपियन ट्यूब और यूट्रस तो फंक्शनल हैं। फिर कारण की नेम एनी 6 वेनीरियल डिजीज़ की जो STI हैं उनमें से एक नाम बताना उनका, तो गोनेरिया, सिफिलिस, ट्राइकोमोनियसिस, जेनाइटल हर्प्स, क्लैमाइडियसिस, एड्स, जेनाइटल वार्ड्स, ये सारी कैसी डिजीज़ है, वेनीरियल डिजीज़ या STI बोल सकते हैं, STD बोल सकते हैं इन सारी को। फिर आ रहा है कि इनेमोरेट करो जो कॉम्प्लिकेशंस आएंगी दैट अनट्रीटेड STD कैन लीड टू, कि अगर अर्ली स्टेज में STD डिटेक्ट ना हो, ट्रीट ना हो, तो बाद में वो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी। तो कौन कौन सी कॉम्प्लिकेशंस है जो क्रिएट हो जाएंगी, तो वो क्या हो जाएगा, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज़ हो जाएंगी, पेल्विक रीजन में इन्फ्लामेशन, स्वेलिंग, वेजाइनल डिस्चार्ज, वो सब कुछ भी स्टार्ट हो जाएगा, PID बोलते हैं उनको। उसके अलावा अबॉर्शन भी हो सकता है, या स्टिल बर्थ। स्टिल बर्थ में क्या है कि जो फीटस है 20 मंथ से ज़्यादा का, वो उसका बर्थ हो जाएगा डेड कंडीशन में। फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी हो सकती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी की यूट्रस के अलावा कहीं और प्रेगनेंसी लग जाए, और ज़्यादातर केस में फेलोपियन ट्यूब में लग जाती है, ट्यूबल प्रेगनेंसी हो जाती है, तो वो भी चांस बढ़ जाते हैं। इनफर्टिलिटी वाला केस अराइज हो सकता है, और इवन कैंसर भी हो सकता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का, अगर अर्ली स्टेज में डिटेक्ट ना हो तो। फिर कह रहा है HIV और जो हेपेटाइटिस बी हैं वो STD हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं, बट मेंशन एनी अदर वेज बाई विच दे कैन बी ट्रांसमिटेड टू हेल्दी पर्सन, कि इनके अलावा रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अलावा वो और कैसे जा सकती हैं अदर इंडिविजुअल्स में, क्या हेल्दी पर्सन में कैसे ट्रांसफ़र हो सकती हैं। तो कैन बी ट्रांसमिटेड बाई कैसे, शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह विद इन्फेक्टेड पर्सन, जो इन्फेक्टेड पर्सन ने यूज़ किए वही किसी नॉर्मल हेल्दी पर्सन ने यूज़ कर लिए वो इंजेक्शन वगैरह, सीरिंज वगैरह, तो उसके अंदर जा सकते हैं फ्लूइड कॉन्टैक्ट से। दूसरा, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड, कौन सा ब्लड का ट्रांसफ्यूजन करा लिया जो कॉन्टेमिनेटेड था विद HIV या हेपेटाइटिस बी के वायरस से, तो वो अगर ब्लड जो ट्रांसफ्यूज करा रहे हैं वो HIV पॉजिटिव ब्लड है, तो उस केस में भी जा सकता है। तीसरा, इन्फेक्टेड मदर से जा सकता है फीटस में, किसके थ्रू, प्लेसेंटा के थ्रू, तो वैसे भी जा सकता है। तो ये अदर वेज हैं जो जिनके थ्रू ये ट्रांसफ़र हो सकती हैं। उसके बाद कह डिफाइन करो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ICSI प्रोसीजर्स। तो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन यानी कि इंजेक्शन इंजेक्ट कर देंगे स्पर्म को, कहाँ पे, साइटोप्लाज्म में, किसके साइटोप्लाज्म में, एग के साइटोप्लाज्म में। तो ICSI इज ए स्पेशलाइज प्रोसीजर है टू फॉर्म एन एम्ब्रियो, कहाँ पे, लेबोरेटरी में, इन विच स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम, इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम, डायरेक्टली इंजेक्ट कर देते हैं। फिर अगले करें डिफाइन करो इनफर्टिलिटी को। इनफर्टिलिटी क्या होती है, तो इनफर्टिलिटी क्या है, इनएबिलिटी है टू कंसीव और टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, प्रेगनेंसी ना होने की जो एबिलिटी है, इनएबिलिटी है टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन इवन आफ्टर 2 ईयर ऑफ अनसेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिटेशन इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी, कि वाइबल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे उस केस में। फिर कह रहे हैं लिस्ट द प्रोबेबल कोज ऑफ इनफर्टिलिटी, जो प्रोबेबल रीज़न हो सकते हैं इनफर्टिलिटी के, तो बहुत सारे रीज़न हैं इनफर्टिलिटी होने के, कि द रीजन्स ऑफ इनफर्टिलिटी में भी कॉन्जेनाइटल डिजीज़ या हेरिडिटरी डिजीज जो एक जनरेशन से अगले में पास ऑन हो जाती हैं, तो वो जो बाई बर्थ डिजीज अराइज हो जाएँ कॉन्जेनाइटल डिजीज़, वो भी कारण हो सकती हैं। या यूज़ ऑफ ज़्यादा ड्रग्स यूज़ भी लीड कर सकता है। इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स अपनी बॉडी में क्रिएट हो जाए, कुछ इम्यूनिटी पावर डिस्टर्ब हो जाए, इम्यूनिटी जो रिस्पॉन्स है वो चेंज हो जाए, उस केस में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। सम डिजीज कंडीशन भी लीड कर सकती है इनफर्टिलिटी को। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी, स्ट्रेस कंडीशन और ज़्यादा, वो भी स्पर्म काउंट लो कर देंगी तो इनफर्टिलिटी को लीड कर सकती हैं। तो ये सारे रीजन्स हैं इनफर्टिलिटी होने के।
फिर कह रहे हैं व्हाट आर द वेज बाई विच द अनहेल्दी ट्रेंड जो है एमटीपी का कैन बी रिवर्स, कि एमटीपी का जो गलत यूज है उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तो अनहेल्दी ट्रेंड जो एमटीपी का उसको कैसे रिवर्स कर सकते हैं, क्या करनी पड़ेगी, इफेक्टिव काउंसलिंग ज़रूरी है। तो इफेक्टिव काउंसलिंग ऑन द नीड टू अवॉइड अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस, कि अनप्रोटेक्टेड पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, उसको उसके रिलेटेड काउंसलिंग होनी चाहिए। दूसरा किससे रिलेटेड, काउंसलिंग रिलेटेड टू एजुकेट अबाउट द रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व इन इलीगल अबॉर्शन, कि इलीगल अबॉर्शन से जुड़े हुए जो भी रिस्क फैक्टर हैं उनसे लोगों को अवेयर करना चाहिए। तीसरा एज वेल एज प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, कि जो ओवरऑल गवर्नमेंटल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं विद टाइम वो भी इंक्रीज़ होनी चाहिए, नई नई टेक्निक्स इंट्रोड्यूस होनी चाहिए उसमें भी। तो ऐसे ओवरऑल जो एमटीपी का अनहेल्दी ट्रेंड है रिवर्स हो सकता है। फिर कह रहा है एक्सपेंड करनी है फॉलोइंग टर्म्स को, तो ये सारी टर्म्स याद करनी है अच्छे से, कि ICSI, तो ICSI का क्या मतलब होता है, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, जिसमें स्पर्म डायरेक्टली कहाँ इंजेक्ट कर देते हैं, इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द एग इन द लेबोरेटरी कंडीशन टू प्रोड्यूस जाइगोट एम्ब्रियो। दूसरा आता है गैमेट गिफ्ट, गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। इस केस में अगर फीमेल ओवा प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, ओवरी फंक्शनल नहीं है, तो डायरेक्टली किसी अनदर वुमेन से गैमेट कैरी करके कहाँ डाल देते हैं, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। तीसरा है जिफ्ट, तो जिफ्ट क्या होता है, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र, कि उस केस में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करके लेबोरेटरी में जाइगोट बनाया और वो जाइगोट जो 8 ब्लास्टोमेर तक का है उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देते हैं, फैलोपियन ट्यूब में, तो उसको क्या बोलते हैं, जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफ़र। उसके अलावा है IUT की इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, कि अगर 8 ब्लास्टोमेर से ज़्यादा का ब्लास्टोमियर है वो है तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे, डायरेक्ट यूट्रस में, तो वो क्या बोला जाएगा, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र। उसके बाद है इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, IUI, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, कि इस केस में इंसेमिनेशन करते हैं आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, जिसमें सीमेन को डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं, डालते हैं यूट्रस रीजन में, तो वो इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन हो जाता है। उसके अलावा वगैरह IVF, तो IVF क्या है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, कि बाहर लेबोरेटरी कंडीशन में स्टिमुलेटेड कंडीशन में फर्टिलाइजेशन कराना क्या बोला जाता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। उसके बाद करें फिल इन द ब्लैंक्स हैं, कि द स्टरलाइजेशन प्रोसीजर कैरिड आउट इन मेल, तो मेल के अंदर कौन सी स्टरलाइजेशन टेक्निक यूज होती है, उसको क्या बोलते हैं, वैसेक्टमी, जिसमें किसको कट कर देते हैं, वास डिफरेंस को कट करके टाइट कर देते हैं, सो दैट गैमेट का ट्रांसपोर्ट क्या हो जाए, ब्लॉक हो जाए, गैमेट ट्रांसपोर्ट ना कर पाए। तो ये स्टरलाइजेशन प्रोसीजर है, सर्जिकल प्रोसीजर है, सर्जिकल मेथड है, मेल में जो कैरी आउट होता है वैसेक्टमी, और फीमेल में कैरी आउट होता है ट्यूबेक्टमी। सेकंड कह रहा है सर्जिकल मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन आर हाईली इफेक्टिव, कि सर्जिकल जो मेथड है वैसेक्टमी ट्यूबेक्टमी, इनका एडवांटेज तो क्या है कि हाईली इफेक्टिव है, लेकिन डिसएडवांटेज क्या है कि बट देयर रिवर्सिबिलिटी वो उनकी क्या है, पुअर, कि आप उनको दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते, उनकी रिवर्सिबिलिटी पुअर है। उसके बाद कह रहा है एम्ब्रियो होता है जो विद मोर देन 32 ब्लास्टोमेयर है, तो अगर 8 से ज़्यादा का हो गया ये तो इतने ब्लास्टोमेयर का जो एम्ब्रियो है वो कहाँ ट्रांसफ़र होगा, यूट्रस के अंदर, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रा यूट्राइन ट्रांसफ़र, IUT, यूट्रस में ट्रांसफ़र होगा। फेलोपियन ट्यूब में कब होता है, जो वो 8 से छोटा होता है, तो क्या बोलते हैं, जाइगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफ़र। अब कह रहे जो MTP हैं वो कैरिड आर कंसिडर रिलेटिवली सेफ़, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है वो कब तक सेफ़ माना जाता है, ड्यूरिंग दी फर्स्ट 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी, तो ये ट्रू फॉल्स बताना है कि फर्स्ट 18 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक वो सेफ़ रहता है, तो ये कैसी स्टेटमेंट है, फॉल्स। जो MTP है वो कब तक कंसिडर माना जाता है, सेफ़ माना जाता है, ड्यूरिंग फर्स्ट जो ट्राइमेस्टर है, फर्स्ट 3 मंथ है, 12 वीक्स हैं प्रेगनेंसी के, उस टाइम वो क्या माना जाता है, सेफ़ माना जाता है। तो ये वाली स्टेटमेंट फॉल्स है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक्स तक वो सेफ़ माना जाता है। तो